वेलकम फ्रेंड्स, मैं निखर कुमार फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से। हम लोग निरंतर शिक्षा मनोविज्ञान पेपर पे डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग इसके तीसरे यूनिट के फर्स्ट सब पॉइंट को देख रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है विकास के प्रमुख सिद्धांत या विकास के प्रमुख नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं कि अभिवृद्धि और विकास क्या है। पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर आपके समझने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ हरलॉक के एक एग्जाम्पल को। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का समर्थन किया है कि वृद्धि का अर्थ शारीरिक विकास को माना जाए और विकास का अर्थ शारीरिक के साथ साथ मानसिक और सामाजिक परिवर्तन या मानसिक एवं सामाजिक विकास को माना जाए। यानी अभिवृद्धि का मतलब हो गया फिजिकल ग्रोथ, ओनली फिजिकल ग्रोथ इज ग्रोथ, और डेवलपमेंट का मतलब है फिजिकल ग्रोथ प्लस सोशल एंड मेंटल, जो उसका कॉग्निटिव बिहेवियर में चेंज आ रहा है वो। तो जब भी वृद्धि की बात होगी तो आपके दिमाग में जो स्कीमा बनना चाहिए वो शारीरिक विकास का, लेकिन जब विकास की बात की जाए तब शारीरिक के साथ साथ मानसिक और सामाजिक विकास भी शामिल होंगे। कहने का मतलब यह है कि विकास में अभिवृद्धि भी शामिल रहेगी, लेकिन जब अभिवृद्धि की बात की जाए तो ओनली फिजिकल डेवलपमेंट तक आप अपने आप को सीमित रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि विकास के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। तो विकास का पहला नियम है कि विकास एक निश्चित प्रतिरूप को फॉलो करता है। डेवलपमेंट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। देखिए, ये सारे टॉपिक आपके लिए सीटेट के लिए भी काफ़ी यूजफुल हैं। काफ़ी ध्यान से आप इसको सुनेंगे। जहाँ पर जो समझ में नहीं आए कमेंट में या फिर कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो यह पहला नियम है कि डेवलपमेंट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, यानी विकास एक निश्चित प्रतिरूप को, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है। तो दो नियमों से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक, आप जानते हैं कि जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसके शरीर में जब गर्भ का विकास होना शुरू होता है तो सबसे पहले उस बालक के सिर का विकास होता है, उसके बाद उसके धड़ का विकास होता है और अंत में उसके पैर का विकास होता है। जन्म के बाद भी पहले स्थायित्व तो बालक के गर्दन में आती है, उसके बाद उसके कमर तक के हिस्से में, यानी वो बैठना प्रारंभ करता है और सबसे अंत में वो चलना प्रारंभ करता है। यानी विकास एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती या दिख रही है, यानी सिर से पैर की ओर विकास होता दिख रहा है। दूसरा नियम है यहाँ पर कि दूसरा जो पैटर्न आप देख सकते हो वो है केंद्र से दूर की ओर, यानी जो सेंटर है वहां से अन्य क्षेत्र की ओर। तो सेंटर, आपके बॉडी का सेंटर आपकी नाभि है और आप देखते हैं कि धड़ में जितनी अधिक क्रियाशीलता पाई जाती है, शरीर के अन्य हिस्सों में उतनी तीव्र क्रियाशीलता नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर भी एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता हुआ दिख रहा है। इसी आधार पर यह पहला नियम बनाया गया कि डेवलपमेंट एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है। दूसरा नियम है कि डेवलपमेंट हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी बालक जन्म के बाद कोई भी अनुक्रिया अगर करते हैं तो पहले सामान्य अनुक्रिया करते हैं, धीरे धीरे वो स्पेसिफिक होते चले जाते हैं। यानी डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। आप अगर किसी बालक के विकास के पूरे क्रम को देखें तो सामान्य घटनाओं को, सरल चीज़ों को वो जल्दी करना प्रारंभ कर देता है या सीख लेता है। जटिल चीज़ों को धीरे धीरे समय लगता है उसको सीखने में और धीरे धीरे वो सीखता है। यानी विकास की प्रक्रिया सरल से जटिल होती है। आपके मस्तिष्क में भी जितनी भी जटिलताएं वो समय के साथ साथ आती चली जाती हैं। आरंभिक दौर में वो अपने मूल स्वरूप में जटिल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, या आपके शरीर का कोई भी हिस्सा आरंभ में जटिल नहीं होता, बिल्कुल सरल होता है। जटिलताएं बाद में देखने को मिलती है। चलने की प्रक्रिया भी अपने आप में एक जटिलता है, तो ये अचानक से प्रारंभ नहीं होता। आप इसे इस उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण नियम है कि विकास अवस्थाओं के अनुरूप होता है, यानी विकास जो है वो हमेशा स्टेजेस को फॉलो करता है। डेवलपमेंट फॉलोज स्टेजेस। जैसे मानव के विकास की प्रक्रिया हो या प्राणी जगत के किसी भी प्राणी के विकास की प्रक्रिया हो,
आप देखेंगे कि आरंभ में उसे भ्रूणावस्था से गुजरना होता है, फिर जन्म लेने के तत्पश्चात उसे शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, अन्य अवस्थाओं से होकर के गुजरना होता है। तो विकास की प्रक्रिया हमेशा किसी न किसी अवस्था को फॉलो करती है, और एक अवस्था में जो विकास हो रहा है आवश्यक नहीं है कि दूसरे अवस्था में वही विकास हो या उसी दर से विकास हो। तो हर अवस्था की अपनी एक खास विशेषता होती है। शैशवावस्था में जो विकास होता है वह विकास बाल्यावस्था में देखने को नहीं मिलता। बाल्यावस्था में जितनी चीज़ों का विकास होता है वो किशोरावस्था से बिल्कुल भिन्न होता है, और किशोरावस्था बाल्यावस्था और शैशवावस्था से पूरी तरह से भिन्न होता है। तो हर अवस्था में अलग अलग तरह की विशिष्टता पाई जाती है, अलग अलग तरह का विकास वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद चौथा नियम है कि विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर बने रहते हैं। व्यक्तिगत विभेद से हमारा तात्पर्य है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राणी जगत का कोई भी प्राणी हो या इंसान हो, उसे विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना होगा, ये नियम उसको फॉलो करना है। विकास एक निश्चित दिशा की ओर जाएगा, ये नियम भी वो फॉलो कर रहा होता है। परंतु एक शिशु दूसरे शिशु से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। एक बालक के विकास की मात्रा और उसकी सीमा दूसरे बालक के विकास की मात्रा और सीमा से बिल्कुल भिन्न होती है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता विकास का एक प्रमुख नियम है। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है कि विकास की गति में तीव्रता और मंदता पाई जाती है। यानी डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ स्पाइरल फैशन। जो आप देखते हैं, आपने जब शांत जल में देखा होगा कि शांत जल में जब एक पत्थर फेंका जाता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की श्रृंखला निर्मित हो जाती है। पानी की जो लहरें हैं वो पहले ऊपर की ओर उठती हैं, फिर नीचे की ओर गिरती है, यानी उसमें एक तीव्रता और मंदता पाई जाती है, एक स्पाइरल फैशन पाया जाता है। तो ठीक उसी आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, जितनी तेज गति से कोई भ्रूण विकसित होता है उतनी तेज गति से कोई शिशु विकसित नहीं होता। जितनी तेज गति से कोई शिशु विकसित होता है उतनी तेज गति से कोई बालक विकसित नहीं होता, और जितनी तेज गति से कोई बालक विकसित होता है उतनी तेज गति से कोई किशोर विकसित नहीं होता। लेकिन ये हर प्रकार की तीव्रता उस अवस्था की तीव्रता है जो दूसरे अवस्था के मुकाबले या तो अधिक होती है या फिर कम होती है। यानी शैशवावस्था में जितनी तेज गति से विकास किया किसी भ्रूण ने, किसी बच्चे ने अपने माँ के गर्भ के अंदर, उतनी तेज गति से शैशवावस्था में विकास नहीं होता। लेकिन फिर भी शैशवावस्था में जिन गुणों का विकास होता है और जितनी तेजी से कोई मानव शिशु विकसित होता है या अन्य प्राणी जगत का कोई शिशु विकसित होता है, वो मात्रा उस अवस्था के बाद मंद हो जाती है। लेकिन दूसरी अवस्था में कुछ जो विशिष्ट योग्यताएं हैं उनके विकसित होने का जो क्रम होता है वो पूर्व की अवस्था से भिन्न होता है, लेकिन आने वाली अवस्था से तीव्र होता है। यानी हर अवस्था में विकास में एक खास तरह की तीव्रता और मंदता हमेशा पाई जाती है। तो ये नियम इसी ओर इशारा करता है। इसके बाद हमारा जो अगला नियम है वह है कि विकास में विभिन्न स्वरूप आपस में संबंधित होते हैं। यानी वेरियस फॉर्म्स आर इंटर रिलेटेड इन डेवलपमेंट। जैसे इस नियम को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे किसी बालक के शरीर में अगर विकास की प्रक्रिया हो रही है, शारीरिक विकास की प्रक्रिया अगर देख रहे हैं आप, तो आप देखेंगे कि वो शरीर के अन्य हिस्सों के साथ जुड़ा हुआ है और शरीर के साथ साथ अन्य मानसिक योग्यताओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे अगर किसी का धड़ विकसित हो रहा है तो उसी मात्रा में, उसी अनुपात एवं समानुपात में उसके सिर, उसके पैर, उसके हाथ, इन सारे चीज़ों में भी विकास पाया जाता है। अगर कहीं पर विसंगति पाई जाती है तो वही अल्प विकसित या दिव्यांग बालक के रूप में हमारे सामने होते हैं। अन्य कई प्रकार की विकलांगताएं होती हैं, हमें उस पर नहीं जाना है। हमें ये समझना है कि विकास जो होता है अगर किसी एक क्षेत्र में हो रहा है तो वो अन्य क्षेत्रों को भी अपने साथ साथ प्रभावित करता है। यानी अगर हाइट बढ़ रहा है तो एक निश्चित मात्रा में हाथ का लेंथ भी बढ़ेगा और उसके पैर का लेंथ भी बढ़ेगा।
इसके साथ साथ सिर्फ शारीरिक विकास ही नहीं, वो सामाजिक विकास और मानसिक विकास को भी प्रभावित करेगा। अगर आपकी शारीरिक विकास एक सही अवस्था में हुई है, एक सही दिशा की ओर हुई है, तो आप देखेंगे कि आपका सामाजिक विकास भी उसी मात्रा में प्रभावित होगा, और जिस मात्रा में आपका सामाजिक इंटरेक्शन होगा उसी मात्रा में आपकी बौद्धिक क्षमता भी विकसित होगी। तो विकास के ये विभिन्न पक्ष आपस में संबंधित होते हैं, और एक भी विकास की अवस्था अगर धीमी हो जाती है तो वो दूसरे विकास की अवस्था पर निश्चित तौर पर अपना कुछ न कुछ प्रभाव डालती ही है। इसके बाद हमारा अगला नियम है, विकास का अगला नियम है कि विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होती है। तो यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक है परिपक्वता और दूसरा है शिक्षण। तो पहले हम लोग परिपक्वता को देखते हैं, यानी मैच्योरिटी को। तो वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का जो विकास होता है, जिसमें वातावरण का योगदान नहीं होता, उसे हम लोग परिपक्वता कहते हैं। यानी आप अपने पूर्वजों से जिस शारीरिक गुणों को लेकर के इस पृथ्वी पर आए हैं, उन गुणों का विकास अगर हो रहा है और वो वातावरण के प्रभाव से अछूता है, तो इस प्रकार का होने वाला विकास शिक्षा मनोविज्ञान में परिपक्वता के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए आपके परिवार में, आपकी वंश प्रणाली में एवरेज हाइट 5.5 फुट की है, और आप किसी ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां पर किसी भी सामान्य व्यक्ति की हाइट 6 फीट की है, तो उस दौरान यह देखा जाएगा कि 5.5 फुट की जो आपके वंशानुक्रम से प्राप्त आपकी ऊंचाई है, हाइट है, आपने अगर उसे प्राप्त कर लिया तो माना जाएगा कि इसके हाइट की मैच्योरिटी आ चुकी है, यानी इसके हाइट में अब स्टेबिलिटी आ चुकी है। तो जो एक वंश क्रम से प्राप्त शारीरिक गुण होता है और उस पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, अगर उस विकास की पूर्णता को आप हासिल कर लेते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान इसे परिपक्वता के नाम से जानता है। अब दूसरा शब्द है शिक्षण। तो प्रशिक्षण में आप हैं, आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि शिक्षण से हमारा मतलब होता है कि किसी भी बालक के आंतरिक गुणों का विकास एक सामाजिक प्रक्रिया के तहत सामाजिक मानकों के अनुरूप और समाज के लिए हम जो डेवलप कर रहे होते हैं, यही शिक्षण का कार्य है। तो परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होती है विकास। तो देखिए, विकास को समझने के लिए यहाँ पर मैं एक छोटे से फार्मूला को सजेस्ट करूँगा आपको। देखिए, विकास को आप यहाँ पर समझिए परिवर्तन। किसी भी तरह का परिवर्तन विकास है। इस शब्द को समझ लेने से आपके लिए विकास को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। शिक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं? शिक्षण के द्वारा हम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, चेंज लाते हैं। यही चेंज विकास है। तो परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है विकास। यानी आप में जब मैच्योरिटी आ जाती है, आपको टीचिंग के द्वारा आपके व्यवहार में जो परिवर्तन लाया जाता है, इससे आप परिवर्तित होते हैं, बिना परिवर्तित हुए नहीं रह सकते। यही है विकास, और विकास पर परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम। यानी जो भी प्रक्रिया आपके मूल स्वरूप में कुछ बदलाव ला रही है, वो आपको विकसित करे। यानी परिवर्तन का कुल समग्र, कुल संकुल, कुल योग यहाँ पर विकास के अर्थ में समझा जा सकता है। इसके बाद 8वां और अंतिम नियम है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप जानते हैं कि प्रकृति में हर एक चीज निरंतर परिवर्तनशील है, और मैंने आपको अभी जब तुरंत बताया है कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन ही विकास है। तो प्रकृति में हर समय परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही होती है। एक चीज, एक समय, एक परिस्थिति अपने पिछली परिस्थिति से, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए, विकास प्रकृति, मैंने बताया कि प्रकृति में तमाम तरह के परिवर्तन चल रहे हैं, और प्रकृति में निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है। और हमने अभी ये भी देखा कि विकास को हम लोग परिवर्तन के अर्थ में समझ सकते हैं। किसी भी पूर्व दशा में आया हुआ परिवर्तन ही विकास कहलाता है।
तो विकास की प्रक्रिया प्राकृतिक नियमों के अधीन है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, यानी विकास की प्रक्रिया भी निरंतर परिवर्तनशील है, यानी विकास भी निरंतर जारी रहता है। एक बालक गर्भ की अवस्था से लेकर के मृत्यु की अवस्था तक निरंतर अपने शारीरिक गुणों में, अपने सांवेगिक मानसिक गुणों में परिवर्तन पाता है। तो ये निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, यानी विकास की यह प्रक्रिया निरंतर दृष्टिगोचर होती है। तो इस प्रकार से हम देख चुके हैं कि विकास के कुल 8 नियम हैं। इन 8 नियमों को हमने अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किया। अगर किसी पॉइंट को आप अच्छे से नहीं समझ पाए तो निश्चित तौर पर आप इसे पूछ लें। इसे हम लोग अपने ग्रुप में या अगले वीडियो के द्वारा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आप सारे लोगों से यह निवेदन है कि अब आप एक प्रश्न को लिखने में सक्षम हैं कि अभिवृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं और विकास के प्रमुख नियमों की विवेचना करें। इस प्रश्न को कर लेने से आप एग्जाम में बेहतर स्थिति में होंगे। तो मिलते हैं अब एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।